हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। ओके, और आज इसके लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभवांतर में संबंध। ठीक है, चलिए है ना, तो देखते हैं जो हमारा ठीक है आज के इस लेक्चर में हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई बिंदु आवेश Q है और वो किसी बिंदुओं पर स्थित है। ठीक है, तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, है ना। क्या मान लिया हमने कि कोई बिंदु आवेश Q ठीक है कहाँ पर स्थित है, बिंदुओं पर। ठीक है, और जिसने ठीक है क्या बनाया है, अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र बनाया है जिसको हमने ई से बताया। ठीक, अब इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हमने ले लिए है ना, बिंदु ए और बिंदु बी। क्या मान लिया हमने कि इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बी ठीक है स्थित है, जिनके बीच की दूरी डी एक्स है ना, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी डी एक्स है। ठीक है, और इनके बीच में जो विभवांतर होगा है ना, मतलब बिंदु ए पास में है तो इस पे विभव कुछ अलग होगा। मान लो इसके विभव को हमने बी डी वी से दिखा दिया है ना, और बी दूरी पर है तो इस पर विभव थोड़ा सा कम होगा, मतलब इसके और इन दोनों भी बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा, और वो विभवांतर है ना कितना होगा वो निर्भर करेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो हमें उसी में रिलेशन निकालना है, मतलब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, कितना विभवांतर है यहाँ v प्लस डीवी, विभव का अंतर देखो, जो इसका dv ज्यादा है तो विभवांतर हुआ dv और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई E, तो हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। ओके, चलिए, तो ये हमने माना है, क्या मान लिया हमने कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी बिंदु O पर स्थित है तथा इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E में कोई अन्य बिंदु A और B परस्पर dx दूरी पर स्थित है, जिनके विभव क्रमशः v प्लस dv और v है, जहां हमें विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध ज्ञात करना है ना। ये हमने स्थिति ली है जो, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर ये हमने उसकी है ना एक्सपेरिमेंट कथन में लिख भी दिया है। ठीक है, जो हमने माना है कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी बिंदु O पर स्थित है, जिससे कोई दूरी पर बिंदु A और B परस्पर dx दूरी पर स्थित है, जिनके विभव क्रमशः v प्लस dv और v है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र E और विभवांतर dv में संबंध ज्ञात करना है ना। तो पहले आप कथन यहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद जो हम डेरिवेशन उसका देखते हैं, है ना। तो आप इतना नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ना, तो नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर हमको इन दोनों में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो अब स्टेप ध्यान देना, जो सिंपल सा है, हमको कुछ यहाँ पर कोई अलग विधि नहीं लगानी है। हमारे पास जो बिंदु है ए और बी है ना, ए और बी, इनके बीच में हमें क्या निकाल लेना है ना, इनके बीच में हमें विभवांतर निकाल लेना है। तो वो विभवांतर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास अपने आप विद्युत क्षेत्र और बी है ना विभवांतर में रिलेशन आ जाएगा, मतलब विभवांतर निकालना है हमको। तो विभवांतर निकालने के लिए विधि हमको पता है, सूत्र पता है। विभवांतर क्या हो जाएगा, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में बटे परीक्षण किया जाएगा परीक्षण आवेश का मान, ये विधि से। तो इससे भी जो हम पहले है ना ये सूत्र से विभवांतर निकाल लेंगे, हमारे पास अपने आप रिलेशन आता जाएगा। मतलब करना क्या है वो ध्यान में बिठा लो। तो विभवांतर निकाल लेना है ए और बी के बीच में। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, परीक्षण आवेश को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये कार्य किसके बराबर आता है, बल गुणित विस्थापन के। तो विस्थापन जो भी हो हमारा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का dx है ना, तो इसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, बल। ओके, एक परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा और उस पर बल निकालना पड़ेगा, सिंपल सा है ना। तो चलिए पहले हम यहाँ पर ये विधि अपना के विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, तब देखिए क्या मान लिया हमने, यदि ये जो हमारा बिंदु बी है, ठीक है, यदि बिंदु बी पर ठीक है परीक्षण आवेश Q0 ठीक है स्थित है, तब ठीक है ना परीक्षण आवेश, मतलब यहाँ हमने कल्पना की, मतलब हमको मालूम है विभवांतर निकालने के लिए कि हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो ये परीक्षण आवेश रखा है तो इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, कितना बल लगेगा है ना, Q0 E, ठीक है, इस दिशा में ऐसे। ओके, तो हमने मान लिया कि बिंदु बी पर परीक्षण आवेश की स्थिति है, तब परीक्षण आवेश ठीक है Q0 पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, विद्युत क्षेत्र E के कारण
विद्युत बल। ओके, तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये आ गया बल। अब हम क्या मानते हैं, कार्य निकालना है हमको। कौन सा कार्य निकालना है, विभवांतर निकालने के लिए हमको परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में कार्य निकालना है। तो हम परीक्षण आवेश को बी से ए तक कितनी दूरी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, dx दूरी तक। किधर की ओर डिस्प्लेस कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो हम वही लिखेंगे जो यदि, ठीक है, परीक्षण आवेश, ठीक है, Q0 को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है, x कितनी दूरी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में dx दूरी तक विस्थापित करते हैं तब, या है ना, विस्थापित किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ds दूरी तक, कहां से कहां तक डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, दूरी तक, बिंदु B से, है ना, पूरा लिख देते, बिंदु B से A तक विस्थापित किया जाता है तब, ठीक है, किया गया कार्य। ओके, तब किया गया कार्य, और कार्य का जो सूत्र है ना, यहाँ लिख देते थे हम, कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है, बल गुणित विस्थापन, ठीक है ना। अब यहाँ देखो तो कि अगर हम, है ना, विद्युत क्षेत्र कार्य को हम दर्शा रहे हैं W B से A, और बल है हमारे पास F, विस्थापन है dx। अब देखो यहाँ बल और विस्थापन कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है ना। तो बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। हमने अभी देखा, या सूत्र से भी आप लिख सकते हो, कार्य का जो सूत्र होता है जो वो होता है Fs cos थीटा, है ना। तो विस्थापन यहाँ पर dx हो जाएगा। तो ये वाले सूत्र से भी आप निकाल सकते हो, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है तो थीटा का मान 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 आ जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे f dx cos 180, है ना, और इसका मान रखोगे cos 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एफ dx। तो चाहे आप ये सूत्र लगा के करो या डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख दो, तो अंडरस्टूड है, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है इसलिए, है ना। चलिए, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, जो बल और विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो W V2A इसका मान आ गया, F का भी मान रख देते हैं हम, F का मान है Q नॉट E, ठीक है, Q नॉट E सॉरी माइनस Q नॉट E dx। तो ये आ गया हमारे पास कार्य, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, विभवांतर निकाल लेना है ना। तब बिंदु A और B के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर, विभवांतर कितना आ जाएगा, VA, मतलब उच्च विभव माइनस निम्न विभव। सूत्र होता है B से, है ना, A तक ले जाने में किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश का मान, ये सूत्र है हमारे पास, ठीक है। यहाँ A का विभव रख दोगे तो A का विभव कितना है, V प्लस dV, ओके, माइनस B का विभव, B का विभव कितना माना हमने, V, और कार्य का मान हमने निकाला Q नॉट E dx, है ना, ये Q नॉट E dx अपॉन में परीक्षण आवेश का मान। तो ये परीक्षण आवेश का मान कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना, इधर V से भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना, dV माइनस E dx, इसको दिया समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ से जो, ओके, क्या हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये किसका मान निकालना है, E का, तो E हो गया, ठीक है, कितना, माइनस dV बाय dx। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो ये इसको शब्दों में लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या आया, ये देखो, ये हम इसके बारे में जानते हैं, तो हमने 11वीं क्लास में अवकलन में पढ़ा है, या आप मैथ्स में अवकलन में पढ़ते हो उसको, है ना। तो ये क्या है, अवकल गुणांक है ना। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ये एक ऑपरेटर है ना, एक क्रिया है जो, ठीक है, ये अवकल गुणांक कहलाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है, अवकल गुणांक, या
अवकलज भी पढ़ा जाता है ना, जिसके साथ ये लग गया एक्स मतलब कोई राशि होगी, ठीक है। तो ये हमें अवकलज या इसका भौतिक अर्थ अगर हम कहें तो भौतिक, इसका भौतिक अर्थ भी तो क्या होता है, ये हमको क्या बताता है, ठीक है, परिवर्तन की दर, है ना। ये हमने सब समझा है जो अवकलन और इसमें 11 में मतलब, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस आधार पे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव के या विभवांतर के परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। और माइनस लगा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक परिवर्तन की दर के, मतलब हम गणितीय भाषा में भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र अवकल विभवांतर के या विभव के अवकलज गुणांक या अवकल गुणांक के बराबर होता है या परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। तो हम इस आधार पर उसको शब्दों में लिखते हैं, तो शब्दों में लिखा है विद्युत क्षेत्र की दूरी, विद्युत क्षेत्र दूरी के सापेक्ष विद्युत विभव के ऋणात्मक परिवर्तन के बराबर होता है ना। चलिए, या फिर इसी को जो हम, ठीक है ना, दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, हमारे पास जो समीकरण 1 से क्या लिख दे, dv बराबर माइनस ई डी एक्स, ओके। अब दोनों पक्षों में अगर हम समाकलन कर दें, ठीक है, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये समाकलन dv माइनस ई डी एक्स, ठीक है। अब समाकलन dv जो ये क्या हो जाएगा, v के बराबर, मतलब dv क्या है, अल्प विभवांतर है ना, और समाकलन लगा मतलब कुल विभवांतर, ओके। और कुल विभवांतर किसके बराबर होगा, यहाँ माइनस ई डी एक्स, या सूत्र से भी समझ सकते हो, तो जैसे सूत्र होता है समाकलन का हमारे पास dx का समाकलन होता है x, इसी तरह dv का समाकलन होगा v, ऐसे। तो हमारे पास यहाँ विभव का भी फॉर्मूला बन गया, विभवांतर भी आ गया हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। तो विभवांतर किसके बराबर हो गया, दूरी के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र के अवकलन के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब ये तो हमको पता ही है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है यहाँ अवकलन और समाकलन कक्षा 11 में, तो हमें ये ज्ञात है कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत क्रिया है, एक दूसरे की विपरीत क्रिया है, मतलब, ठीक है। अगर हमें कोई राशि एक के समाकलन से मिलती है, ठीक है, जैसे हमने कहा, तो यहाँ पर हमें जो विद्युत क्षेत्र है इसका हम क्या कर रहे हैं, विभव का विभवांतर का अवकलन कर रहे हैं, तो हमको विद्युत क्षेत्र मिल रहा है। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो वापस क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो हमारे पास रिलेशन आ गया दोनों में, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ तो अगर हम एक कंडीशन मान ले, यदि, ठीक है, आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से, है ना, थीटा कोण पर विस्थापित किया जाता है, तब थीटा कोण पर विस्थापित किया जाता है, तब क्या होगा, तो समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पर तब विभव का मान हो जाएगा माइनस ई डी एक्स कॉस थीटा, है ना। ये कहाँ से आया, आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, है ना, कॉस थीटा। तो एक्चुअल में देखना, तो ये वाला जो सूत्र है माइनस ई डी एक्स, ये कब उपयोग में है, कब आएगा, जब हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेश को स्थापित किया था। मतलब हमने यहाँ कंडीशन क्या लेके चली थी कि हम आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित कर रहे हैं, तो हमारे पास कार्य का सूत्र ये बना था, उसके आधार पे हमारे पास ये समीकरण आया। लेकिन अगर मान लो कि हम आवेश को विद्युत क्षेत्र से किसी कोण पर, जैसे ये इधर विद्युत क्षेत्र है ना, और हमारे ये दो बिंदु है ए और बी, तो पहले हमने आवेश को इधर विस्थापित करते हुए दिखाया। अब हम ऐसे बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र इधर है और हम आवेश को इधर विस्थापित कर रहे हैं, मतलब थीटा कोण पर विस्थापित कर रहे हैं बी से ए तक, ठीक है। तो फिर उस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में सूत्र ये उपयोग में लाया जाएगा। और ये कहाँ से आएगा, तो अगर हम आवेश को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर विस्थापित कर रहे होते, तो कार्य का सूत्र हमारा एफ डी एक्स कॉस थीटा बनता है ना। कार्य का सूत्र हमें पता है यहाँ पर कि एफ डी एक्स कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ सूत्र यहीं से चलता, अगर हम कार्य को थीटा कोण पर विस्थापित कर रहे होते, तो यहाँ कार्य हम माइनस एफ डी एक्स नहीं लिखते, फिर क्या लिखते चलते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर से चलते हुए आता है हमारे पास, है ना। तो इसलिए जो अंडरस्टूड कीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये था जो हमारे पास, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर विभव विद्युत क्षेत्र के और विद्युत क्षेत्र दूरी के
सापेक्ष विभवांतर की परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसी को भी शब्दों में लिख दे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र और दोनों में संबंध, ठीक है। अब यहाँ से देखना जो इसमें कुछ है ना याद रखने वाली बातें, जैसे हम अभी तक विभवांतर का सूत्र उपयोग में लाते आए है ना, तो हमारे पास विभवांतर के हमको अब, ठीक है, और कितने समीकरण मिल गए, तो 2 सूत्र और मिल गए हमको विभवांतर के, ठीक है। जैसे पहला हमारा विभवांतर का सूत्र क्या था, विभवांतर क्या था हमारे पास, VA माइनस VB है ना, ये कार्य, ठीक है, बटे आवेश। मतलब पहले हमारे पास विभवांतर का ये सूत्र था, विभवांतर किसके बराबर होता है, ये कार्य बटे आवेश के, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास हमको विभवांतर का एक और सूत्र मिल गया, विभवांतर को अब हम समाकलन विधि से, ये वाली विधि से, मतलब एक तो विभवांतर का ये सूत्र आ गया, कार्य बटे परीक्षण आवेश का मान, दूसरा समीकरण आ गया तो हमारे पास विभवांतर माइनस E dx या dx cos थीटा, ये वाला, मतलब हम आवश्यकता अनुसार ये वाला समीकरण और ये समीकरण दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पर आवेश को B से A तक विस्थापित करते हैं तो हम यहाँ पर लिमिट भी डाल देंगे, जो जैसे अगर हमने कहा कि बिंदु B, हमने आवेश को कहां से कहां तक विस्थापित किया है, B से A तक, तो ये बिंदु O से अगर ये आवेश Q से B की दूरी RB है और A की दूरी RA है, तो फिर हम आवेश को कहां से कहां तक विस्थापित कर रहे हैं, दूरी B से दूरी A तक, है ना, dx दूरी तक। तो फिर हम यहाँ पर उसकी लिमिट भी डाल देते हैं, RB RA। ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब आपको और क्या याद रखना है यहाँ पर कि हमारे पास विभवांतर के नए सूत्र भी हमको मिल गए। एक तो विभवांतर का सूत्र हमको अभी तक ये वाला ज्ञात था, कार्य बटे परीक्षण आवेश का मान, अब हमने उसको दूसरे रूप में लेकर आ गए समाकलन विधि के आधार पर, जो है ना ये, या फिर विभवांतर का एक और सूत्र, जो विभवांतर V dV किसके बराबर आ गया, E dx, है ना, E dx, ये वाला, ओके। तो विभवांतर का एक सूत्र और मिल गया हमको, विभवांतर किसके बराबर आ गया, माइनस विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दूरी, ओके। तो ये विभवांतर के कितने सूत्र हो गए, अब हमारे पास 3 सूत्र हो गए, एक तो ये था पहला और ये तीसरा, ठीक है। इससे हमको ध्यान में रखना, मतलब आगे अगर हम विभवांतर का इस सूत्र के स्थान पर ये सूत्र भी उपयोग में ला सकते हैं, मतलब विभवांतर को हम समाकलन विधि से भी निकाल सकते हैं, है ना, और ये सूत्र विधि से भी, तो विद्युत विभव डायरेक्ट दूरी भी होगा, ओके। तो ये विभवांतर के सूत्र, अन्य सूत्र भी याद रख लें, ओके। ये तो हो गए विभवांतर के बाद जो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें और ध्यान रखें, जैसे विद्युत क्षेत्र हमने निकाला है, विद्युत क्षेत्र का हमने एक सूत्र पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले बल बटे परीक्षण आवेश का मान, ये किसका सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है इसको, ओके। अब विद्युत क्षेत्र का तो हमारे पास एक सूत्र और मिल गया यहाँ से, विद्युत क्षेत्र किसके बराबर आ गया, ये देखो dV बटे dx, मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ dV बटे dx, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ किसके बराबर है, विभवांतर, dV क्या है, विभवांतर, ओके, विभवांतर बटे में दूरी, ओके। तो विद्युत क्षेत्र का हमारे पास 2 सूत्र याद आ गए थे, 2 सूत्र हमको अब याद रखने हैं, एक तो बल बटे परीक्षण आवेश का मान और विभवांतर बटे दूरी, है ना, कौन सा मान, dV बाय dx, ये विभवांतर बटे दूरी, ओके। तो ये रहे हमारे पास विद्युत क्षेत्र के अन्य 2 सूत्र याद हो गए हमको, विभवांतर के 3 सूत्र याद हो गए, है ना, इस आधार पर। अब इसमें कुछ है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, जो जैसे, ठीक है, किसी आवेश को, है ना, पहले मैं लिख देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन हम करते हैं, आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है ना। अब किस आधार पे हमने बोल दिया ये, तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर हम उसे क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, जैसे अभी हमने विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित किया तो हमारे पास ये सूत्र आया, जो है ना, और थीटा कोण पर करते हैं तो ये सूत्र आ रहा है। अब हमने कहा कि हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत विस्थापित करते हैं, ये जैसे हमारा विद्युत क्षेत्र इधर है, ओके, चलो ये ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र ऐसे है ना, और बिंदु बी और ई ऐसे, तो हम ये ऐसा विस्थापित कर रहे हैं,
परीक्षण आवेश को इस तरह से। तो इस स्थिति में अगर हम आवेश को ऐसे ला रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ऐसा है, आवेश ऐसा है, या ये वाले क्षेत्रों से समझो विद्युत क्षेत्र इधर है यहाँ पे, है ना, और विस्थापन इधर किया जा रहा है, ऐसे लाया जा रहा है, ठीक है, आवेश को। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो cos 90 बराबर 0, है ना, तो cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ बिंदु ए और बी के बीच, ध्यान देना, अगर हम क्या क्या बातें हम नोट हमारे ध्यान में आते जा रही है, तो अगर हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत विस्थापित कर रहे हैं, तो जिन बिंदुओं के बीच में विस्थापित कर रहे होंगे उनके बीच में विभवांतर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। और विभवांतर 0 है तो फिर ये जो कार्य है आवेश को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है ना। तो यहाँ ये विभवांतर 0 है तो कार्य भी कितना आ जाएगा, कार्य भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। और अगर कार्य 0 हुआ, वही हमने यहाँ पर लिखा है, मतलब ध्यान रखें कि अगर हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाते हैं तो हमें वहां कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, है ना। और उससे हमारे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं कि उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होगा। अगर हम विद्युत क्षेत्र में लंबवत दो बिंदुओं के बीच में चला रहे हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर भी शून्य होगा। मतलब क्या क्या बातें हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर हम किसी आवेश को लंबवत विस्थापित करते हैं दो बिंदुओं के बीच, तो उन पे विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य होगा तो दोनों आवेशों के बीच में विभवांतर भी शून्य होगा, और विभवांतर शून्य होगा तो फिर दोनों आवेशों पर विभव बराबर होगा, सॉरी दोनों बिंदुओं पर विभव बराबर होगा, ठीक है। तो क्या क्या बिंदु जो हमको ध्यान में रखने, यहाँ पर हमने कहा कि अगर हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत चलाते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो जिन बिंदुओं के बीच में हमने लंबवत चलाया हो, है ना, विस्थापित किया होगा, तो उन बिंदुओं पर विभवांतर भी शून्य आएगा, और विभवांतर शून्य आएगा इसका मतलब दोनों के विभव बराबर होंगे। दोनों के विभव कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब इसका विपरीत में कहोगे, जो अभी हमने यही बात, ठीक है, कार्य के आधार पर कही, ठीक है। अब इसका विपरीत में कहता हूँ, अभी हमने क्या कहा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र विस्थापन के लंबवत है ना, विस्थापन के लंबवत है, ठीक है। तो हमारे क्या निष्कर्ष निकले, कार्य शून्य है और विभवांतर शून्य है, या दो बिंदुओं पर विभव शून्य है। अब मैं इसका विपरीत कहता हूँ, जो मैं विपरीत कहता हूँ कि हमारे पास दो बिंदु है ए और बी, और उन पर, तो ना ये अब इसका विपरीत बोलता हूँ कि हमारे पास दो बिंदु है ए और बी, इन पर विभव समान है, इन पर विभव समान है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो आप कैसे पता करोगे कि भाई दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं पर विभव समान है, तो फिर वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि अगर विद्युत क्षेत्र और विस्थापन कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, तो हमारे वहां निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे थे कि उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होगा, कार्य शून्य होगा, और दोनों पे विभव बराबर होंगे। तो अब हम उल्टा कह रहे हैं कि दो बिंदुओं पर विभव समान है, तो हमसे पूछा जाता है कि वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप तुरंत क्या बोल दोगे कि वहां विद्युत क्षेत्र उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। क्या बोल दोगे, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। या आपको इस आधार पे नहीं बोला जाता, आपको ऐसा नहीं बोला गया, आपको बोला गया कि दो बिंदुओं के ए और बी के बीच में विभवांतर शून्य है, तो वहां विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। तो फिर से आपने देखा तो विभवांतर शून्य है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कहूं कि अगर हम किसी आवेश को दो बिंदुओं के बीच में विस्थापित करते हैं, तो विस्थापित करते हैं और कार्य शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र वहां की उसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप बोलोगे कि यार दो बिंदुओं के बीच में अगर हम विस्थापित कर रहे हैं और वहां कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, तो ऐसा तब कब पॉसिबल है कि जब वहां विद्युत क्षेत्र विस्थापन के लंबवत होगा, है ना। तो ये बातें मुझे ध्यान में रखना, जब हम आगे समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी विशेषताएं, जब हम उसकी विशेषताएं देखते हैं तो ये सारे नियम वहां लगते हैं, उसकी विशेषता लिखने में हमको आसानी जाएगी। तो क्या बात है, जो हमने एक ही बात को दो तरीके से कही। अगर हम ऐसा पहले क्या बोलते हैं कि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत है ना, विस्थापन और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत है, तो आप बोलोगे कि वहां आवेश को एक दोनों बिंदुओं के बीच में विस्थापित करने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा, या दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा। या उसका उल्टा बोले कि अगर दो बिंदुओं पर विभव समान है तो वहां विद्युत क्षेत्र उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। या दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य है तो वहां विद्युत क्षेत्र उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। या अगर हमने कहा कि दो बिंदुओं के बीच में विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य है,
तो फिर वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी। तो एक ही बात को हमने दो तरीके से यहाँ पर समझी है ना। और इसको ध्यान में रखना, जो ये जो बातें हमने कही है ये समविभव प्रश्न की विशेषताएं लिखने में हमारे लिए सहायक रहेगी समझने में, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो बोर्ड एग्जाम है ना। तो चलिए इतना नोट कीजिए, तो कुछ हम अगला बिंदु देखते हैं। ओके, चलिए ना नेक्स्ट हम इसमें अगला बिंदु देखते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। ये विभव प्रवणता तो क्या है उसको हम कहेंगे। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र को इसमें संबंध निकाला है dV/dx, है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है एकदम, ठीक है। इसको अभी हमने कहा ये जो राशि है dV/dx, ये इसे हम क्या पढ़ेंगे, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, है ना, विभव परिवर्तन की दर। तो इसी को जो हम विभव प्रवणता कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये राशि हमको क्या बताती है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर रहेगी उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो उसी को जो हम परिभाषा बना देंगे कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है ना। और ठीक है, फिर इसका सूत्र क्या बन जाएगा, विभव प्रवणता। ठीक है, क्या हम लिखेंगे, विभव प्रवणता बराबर dV/dx, ठीक है ना। ठीक है, जैसे इसको जो समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हम बोलते हैं यहाँ पर वेग में परिवर्तन, है ना, मतलब समय के साथ, ठीक है, समय के साथ ठीक है, ये वेग में परिवर्तन किसके साथ, समय के सापेक्ष। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, त्वरण कह देते हैं। तो इसी तरह जो दूरी के साथ, ठीक है, दूरी के साथ जैसे हम इसका समीकरण लिखते हैं ना dV/dt, ऐसे ही। तो ये क्या पढ़ेंगे हम, समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो इसी को हम त्वरण बोलते हैं। तो इसी तरह जो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है ना। ठीक है, मतलब एक समझने के लिए एग्जाम्पल लीजिए जो, ठीक है। तो ये हो गई विभव प्रवणता, या इसे हम और अन्य शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं यदि, ठीक है, dx क्या मान लें हम, ये जो सूत्र हमने निकाला था, ये सूत्र हमने कैसे निकाला था, हमने दो बिंदु बताए थे अभी इससे पहले निकाला इसको, a और b, है ना। और a और b के बीच की दूरी कितनी बताई थी, dx, और dv क्या था, उनके बीच का विभवांतर, है ना। तो यहाँ यदि हम क्या बोल देते हो, यदि dx किसके बराबर ले लें, हम एकांक ले लें, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी एकांक ले लें। ओके, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम एकांक ले लेते हैं तो हमारे पास विभव प्रवणता कितनी बचेगी, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता आ जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, क्या समझे हम इससे कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु एकांक दूरी पर स्थित हो तो एकांक दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, विभवांतर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता का जो अगला है ना परिभाषा क्या हो जाएगी, सेकंड परिभाषा इस आधार पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, है ना, क्या परिभाषा लिखेंगे हम इसकी, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक दूरी पर स्थित, एकांक दूरी पर स्थित, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के मध्य, ठीक है, विभवांतर क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, इसे हम एक और तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, एक है ना, क्या कहलाएगी पे यहाँ पर, जैसे विभव प्रवणता हमने लिखा dV/dx, किसके बराबर निकाला था हमने, ये विद्युत क्षेत्र के बराबर, ठीक है ना। तो गणितीय रूप से जो ये हमारे पास आया था माइनस, तो गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र है ना, जो विभव प्रवणता की दर है वो विभव प्रवणता जो है किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, है ना। तो तीसरी परिभाषा जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसकी, ठीक है, तीसरी परिभाषा, ओके, मतलब ये क्या लिखा होता है हमने, विद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विभव प्रवणता, है ना, किसके बराबर आएगी, ठीक है, विद्युत विभव प्रवणता dV/dx, ये बराबर आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ओके, तो ये हमारे पास विभव प्रवणता के जो सूत्र है ना। अब यहाँ पर विभव प्रवणता से हम क्या समझते हैं उसका भी मतलब समझेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो हम लिख चुके हैं, विभव प्रवणता परिभाषा हमने देख चुके हैं, ये विभव प्रवणता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें क्यों आवश्यकता है, उसको समझे बच्चों, है ना। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ ओके, तो जैसे कि हमने कहा विद्युत क्षेत्र हमारे पास, अब मैंने कहा यहाँ पर
बिंदु ए है ना, बिंदु ए पर विभव 20 वोल्ट है, ठीक है। अब हम मान लो हमारा बिंदु आवेश यहाँ रखा हुआ है, मतलब जिसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है वो स्रोत यहाँ पर है ना, वो सोर्स यहाँ पर है। तो बिंदु ए से अब अगर हम 10 सेंटीमीटर दूर जाते हैं, 10 सेंटीमीटर दूर जाते हैं और हमने कहा बिंदु बी पर पहुंच गए, तो बिंदु बी पर विभव घट गया होगा, है ना। ए पर ज्यादा है, ए से दूर गए तो बिंदु विभव क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ जो विभव कितना हो गया, यहाँ कितना विभव है, तो फिर आप कैसे ज्ञात करोगे, या फिर हम कहें हम और आगे चले, जो हम 15 सेंटीमीटर दूरी पर आ गए बिंदु सी पर, यहाँ विभव कितना रह गया होगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हो या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ऐसे कहीं पर भी चल सकते हैं हम, तो हमने कहा कि हम ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ए से बी तक जाने पर और विभव कितना हो गया होगा, बी पर विभव कितना बन गया, मतलब बी पर विभव हमको ज्ञात करना है, फिर हम सी पर विभव हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो मैंने अगर कहा मुझे यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर चलने पर विभव में परिवर्तन, है ना, 1 सेंटीमीटर चलने पर विभव में परिवर्तन, या ठीक है कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। इससे क्या मतलब समझे हम, 1 वोल्ट परिवर्तन आएगा कितनी सेंटीमीटर चलने पर, 1 सेंटीमीटर चलने पर, तो या एकांक दूरी चलने पर। तो एकांक दूरी चलने पर विभव में जो परिवर्तन आया है, इसी को तो हम विभव प्रवणता कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब मान लो मैंने आपको विभव प्रवणता वहां दे दी, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन बनाया कि हम बिंदु ए पर 20 वोल्ट है विभव है, अब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, सॉरी है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, ठीक है, विभव घटता जाएगा, ठीक है, विभव घटता जाएगा, विभवांतर क्या होता चलेगा, बढ़ता जाएगा, तो विभवांतर बढ़ता चलेगा। अब देखना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा और विभवांतर बढ़ता जाएगा या विभव घटता जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने पूछा क्यों, बिंदु पी पर विभवांतर कितना रह गया है, विभवांतर विभव कितना रह गया, तो आप कैसे पता करोगे बी पर विभव कितना है, बताओ बी पर विभव कितना है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको ये एक चीज दे दी, मैंने आपको विभव प्रवणता बता दी कि मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर जाने पर विभव में परिवर्तन कितना है, 1 वोल्ट। तो इससे आप समझ जाओगे कि 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं तो विभव 1 वोल्ट से घट जाएगा, अगर इधर चल रहे हैं तो, है ना। तो विभव घटता जाएगा, हर सेंटीमीटर पे कितना घटता जाएगा, 1 वोल्ट घटता जाएगा। तो हम कितने सेंटीमीटर चल गए, 10 सेंटीमीटर, तो विभव कितना घट गया होगा, 10 वोल्ट घट गया होगा। तो 20 में से यहाँ कितना बचा, 10 वोल्ट, मतलब हमको यहाँ पर विभव ज्ञात हो गया, 10 वोल्ट हमने बोल दिया। अब यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, 15 सेंटीमीटर चलकर आ गए, तो हर सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट घट गया, तो बिंदु सी पर विभव कितना हो गया, बिंदु सी पर विभव बचा तो 5 वोल्ट, है ना। मतलब आपको ये राशि मालूम थी, तो विभव में परिवर्तन कैसे हो रहा है वो आपने आसानी से निकाल लिया। मतलब अगर हमको विभव प्रवणता ज्ञात हो और उसकी दिशा ज्ञात हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो विभव प्रवणता अगर ज्ञात है हमें, तो हम किसी भी बिंदु के सापेक्ष किसी भी बिंदु पर विभव की गणना कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर आसानी से बता दिया, हमको विभव प्रवणता मालूम था, तो हम बिंदु ए से बी पर आए, हमने दूरी देख ली कि हम 10 सेंटीमीटर चले, तो हमने बोल दिया कि वहाँ विभव 10 वोल्ट कम हो गया होगा, तो हमने कम करके बता दिया बचा हुआ विभव 10 वोल्ट। फिर हम 15 सेंटीमीटर चले तो हमने बोला कि विभव 15 वोल्ट कम हो गया होगा, बचा कितना यहाँ पे 5 वोल्ट। मतलब ये हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से विभव प्रवणता ज्ञात होने पर हम विद्युत क्षेत्र में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो विभव में कितना परिवर्तन हो जाएगा या विभव घटकर कितना हो जाएगा या बढ़कर कितना हो जाएगा वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए जो विभव प्रवणता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मतलब हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित अगर कोई राशि ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें वहां पर विभव प्रवणता मालूम होनी चाहिए। विभव प्रवणता के आधार पर हम विभव में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं कि हम किधर जाने पे कितना विभव ज्ञात होगा, है ना। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। विभव प्रवणता ज्ञात होने पर आप विभव किसी भी बिंदु पर विभव की गणना इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब देखना तो यहाँ पर विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसमें अब अंतर देखना। जैसे हमने कहा जो कि हम बिंदु, ठीक है, ए और बी के बीच विभवांतर निकालते हैं, तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालते हैं, इसका विभव है 20 वोल्ट। ओके, है ना, ध्यान देना
इसका विभव है कितना बच्चों, 20 वोल्ट, ओके, और इसका विभव है 10 वोल्ट। तो यहाँ से 20 माइनस 10 कितना विभवांतर बचा, ठीक है, विभवांतर कितना बचा, तो विभवांतर आया 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट। अब ए और सी के बीच में निकाल देते हैं, बिंदु ए और सी के, ठीक है। तो ए और सी मतलब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं, तो जब हम ए से बी पर आए तो ई घट गई, ई क्या हो गई, घट गई, ई और कम हो गई। अब हम सी पर आए तो ई क्या हो गया, और कम हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होते जा रही है ना। और विभवांतर क्या होते जा रहा है, विभवांतर देखो आप, तो विभवांतर यहाँ 10 वोल्ट है। अब ए और सी के बीच में निकाल दो, तो ए का विभव है 20 और सी का विभव है 5, है ना। तो कितना आ गया हमारे पास, 20 में से 5 पे कितना बच गया, 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट। मतलब विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया, विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या दोनों में रिलेशन क्या समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है और इस विभवांतर बढ़ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटते जा रही है तो विभवांतर बढ़ते जाएगा, और अगर हम इधर चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो विभवांतर घटेगा। मतलब विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो विपरीत है, ठीक है। अगर हमने कहा तो dV/dx, ये विभव परिवर्तन है, ये घट रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। इसका मतलब एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ेगी, है ना। मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं, जैसे dV/dx से हमने ऐसा लिख दिया, तो इससे तो हम समझे कि ई बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, माइनस लगा है, इसका मतलब ये है कि विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, या विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, दोनों में से एक राशि। तो हम कहेंगे कि यहाँ विभव प्रवणता, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये विभव प्रवणता है ना, ये विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र कैसी दिशा में हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ से तो ये बात हमको समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र की हमने 3 परिभाषा उसकी दे दी, और इसका यूज भी हमको, इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया कि विभव प्रवणता अगर ज्ञात हो तो हम कितनी दूरी पर जाने पर विभव में क्या परिवर्तन आएगा ये भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये तो हो गए इसके सूत्र। अब यहाँ से अतः हम लिखेंगे तो विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि, विभव प्रवणता, है ना, कैसी राशि है, सदिश राशि। अब इसको सदिश राशि है क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले इसकी दिशा बता दें, अतः इसकी दिशा, अब सदिश राशि बोली है तो इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ देखो कि विभव प्रवणता और ये कैसे होते हैं, माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ माइनस, है ना, माइनस। तो इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही विभव प्रवणता की विपरीत दिशा होगी, है ना। तो माइनस मतलब दोनों विपरीत दिशा में होगी। तो इसकी दिशा हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। एक तरीका ये हुआ हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, एक तरीका ये हुआ। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हम कितने आधार पे बोलते हैं, जैसे ये धन आवेश है ना, और ये प्लेट है ऋण आवेश, तो हमें पता है कि इनके बीच में विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, या उच्च विभव से, है ना, इधर होता है निम्न विभव। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव, तो विभव प्रवणता की दिशा कैसी होगी, विभव प्रवणता की दिशा उसके विपरीत, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, है ना। तो हम उसको और लिख सकते हैं विभव प्रवणता की दिशा, ठीक है, विभव प्रवणता की दिशा कैसी होती है, निम्न विभव से उच्च विभव, ठीक है, निम्न विभव से उच्च विभव की और होती है, ठीक है, ये हमारे पास है ना। अब यहाँ देखो, जो विभव प्रवणता सदिश राशि क्यों है, वो दिशा पर क्यों निर्भर करती है, मतलब विभव में आने वाला जो परिवर्तन है दूरी के साथ, वो इस बात पे भी निर्भर करेगा कि हमने दूरी कौन सी दिशा में चली है, यह विस्थापन की दिशा पर भी निर्भर करेगा। तो जैसे ऐसे समझना, यहाँ देखो, ये हमने एक विद्युत क्षेत्र बनाया है ना, समझने के लिए ऐसे बना दिया। अब हमने कहा कि ये बिंदु ए, बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए पर यहाँ आवेश रखा है Q, बिंदु ए पर, या ओ, बिंदु ओ पर कोई आवेश है, ठीक है। अब इससे जो
हम कहाँ पर है, बिंदु P पर, कोई एक बिंदु P मान लो, बिंदु P पर है, तो बिंदु P पर कोई ना कोई वोल्ट तो विभव तो होगा। हमने यहाँ विभव को मान लिया 2 वोल्ट, बिंदु P के विभव P को विभव कितना मान लिया हमने, 2 वोल्ट मान लिया जो है ना। अब हम देखो, हम P से 1 सेंटीमीटर चले, P से हम 1 सेंटीमीटर चले और 1 सेंटीमीटर चलकर हम कहाँ पहुंच गए, बिंदु A पर। 1 सेंटीमीटर चल के हम बिंदु A पर पहुंच गए, ओके। और कि बिंदु आवेश Q से A की दूरी को हमने मान लिया x से, कोई भी दूरी होगी समझ लेना। तो हमने चला कितना, जो P से समझना, P से मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये विभव प्रवणता सदिश राशि क्यों है, ये समझ में आने के लिए, विद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता सदिश राशि क्यों है ना, क्यों सदिश हमने बोल दिया उसको समझाने के लिए यह उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हमने विद्युत क्षेत्र में हम बिल्कुल ठीक विपरीत दिशा में चले और कहाँ पहुंच गए, बिंदु A पर। तो बिंदु A पर पहुंचे, चले कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब बिंदु A पर कोई ना कोई विभव तो होगा, कितना विभव मान लिया हमने, 8 वोल्ट। यहाँ इसका विभव 10-20 वोल्ट मान लो, कोई भी, इसके विभव से अभी हमको कोई मतलब नहीं है ना। हमने कह दिया अब तो यहाँ पर A पर विभव है 8 वोल्ट। तो जब हम A पर आए, समझना, A पर आए कितना सेंटीमीटर चले हम, 1 सेंटीमीटर, विभव में परिवर्तन कितना आया, 8 वोल्ट। सॉरी, परिवर्तन कितना आया, तो A पर देखो 1 सेंटीमीटर चलने पर 8 वोल्ट, 2 पर कितना, P से चले हम, तो P से विभव कितना है यहाँ पर, 2 वोल्ट है। तो परिवर्तन कितने का हुआ, अब जो यहाँ 2 था और यहाँ 8 हो गए, तो 8 माइनस 2 कितने वोल्ट का परिवर्तन हो गया, 6 वोल्ट का परिवर्तन कितना आया, 6 वोल्ट। कितने सेंटीमीटर चलने पर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर चलने पर 6 वोल्ट परिवर्तन आया, है ना। हम विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले थे तब। हम मान लिया हमने विद्युत क्षेत्र से किसी दूसरे कोण पर चल रहे थे, अब हम कितने दूरी चली, हमने 1 सेंटीमीटर ही चली, ओके। और हम बिंदु बी पर आ गए। अब बिंदु बी पर हमने विभव देखा जो है ना, कितना है, 6 वोल्ट, है ना, क्योंकि वहां 8 वोल्ट नहीं होगा। क्यों, देखो आप चित्र से दोनों की दूरियां देखो, बिंदु बी की दूरी देखो और ए की दूरी देखो, मतलब यहाँ पर एक्स बी बड़ा है एक्स ए से, दिख रहा है ना चित्र में। चले हम 1 सेंटीमीटर ही, पी से हम 1 सेंटीमीटर ही चले, लेकिन इस बार हम कोई दूसरे कोण पर चले विद्युत क्षेत्र की दिशा से, ओके, चलने की दिशा अलग है। तो अब हम बिंदु बी पर पहुंचे, बिंदु बी पर अब विभव जो 8 वोल्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 ये वाला बिंदु ए जो है इस आवेश के पास में है, तो उस पर विभव ज्यादा होगा, और ये बी वाला बिंदु थोड़ी ज्यादा दूरी पर है, तो उस पर विभव थोड़ा सा कम होगा। हमने मान लिया विभव वहां 6 वोल्ट है, तो बिंदु बी की बात करें हम, तो 6 वोल्ट परिवर्तन कितने का आया, विभव में परिवर्तन कितना हुआ, है ना, परिवर्तन कितने का हुआ, ये दिखा रहे हैं हम 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो ये परिवर्तन आ गया जो 4 वोल्ट का, कितने सेंटीमीटर चलने पर, 1 सेंटीमीटर चलने पर, ओके। अब अगर हम इधर चलते हैं ऐसे 1 सेंटीमीटर इधर चलते हैं, तो 1 सेंटीमीटर चलकर हम सी पर पहुंच गए। तो अब इस बार जो बिंदु सी है वो दोनों बिंदुओं से और ज्यादा दूरी पर है, तो उस पर विभव और कम हो गया होगा। तो यहाँ जो सी का विभव है, मान लो हमने 4 वोल्ट बता दिया, तो समझने के लिए हमने ऐसे मान लिए है ना, 2 वोल्ट 8 वोल्ट है ना ऐसे। तो सी की बात करें हम, तो यहाँ विभवांतर परिवर्तन कितना है, 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, यह आया तो 2 वोल्ट बटे सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप देखना, तो चले हम 1-1 सेंटीमीटर, हम बिंदु P से 1 सेंटीमीटर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले और विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर चले, मतलब है ना, न्यून कोण पर चले, अधिक कोण पर चले हैं यहाँ पर। तो हर दिशा में अलग अलग चलने पर विभव में परिवर्तन अलग अलग होते जा रहा है। इधर 1 सेंटीमीटर पे विभव में परिवर्तन हो रहा है 2 वोल्ट, इधर 1 सेंटीमीटर चलने पर विभव में परिवर्तन हुआ है 4 वोल्ट, इधर 1 सेंटीमीटर चलने पर, है ना, बिंदु ए की ओर चलने पर विभव में परिवर्तन हुआ 6 वोल्ट। तो हम अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो विभव में होने वाला परिवर्तन भी भिन्न भिन्न होगा। इसका मतलब क्या, कि विभव में होने वाला जो परिवर्तन है वो, है ना, विस्थापन की दिशा पर निर्भर कर रहा है, चलने की दिशा पर निर्भर कर रहा है ना, किसकी दिशा पर, विस्थापन की दिशा पर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो विभव में होने वाला परिवर्तन भी अलग अलग है। तो विभव में होने वाले परिवर्तन को ही तो हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव में परिवर्तन की दर भिन्न भिन्न होगी, दूरी की, है ना, विस्थापन की दिशा पे निर्भर करेगी, इसलिए हम बोल देंगे कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ओके।
तो विभव प्रवणता बताने के लिए हमको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता इतनी है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश पर इतनी है, या ऐसे, है ना। तो इसलिए हम इसको सदिश बोलते हैं। मतलब हम ये छोटी छोटी सी बातें तो सीखते जा रहे हैं कि सदिश क्यों बोलते हैं, तो ये रीजन भी हमने समझा। अदरवाइज तो हम ऐसा लिखकर आगे बढ़ जाए कि है ना विभव प्रवणता सदिश राशि है ना, तो ये हमारी थोड़ा सा फील नहीं आएगी, इसलिए तो हमने उसको रिलैक्स करने की एग्जाम्पल देके समझ लिया। ठीक है, तो ये हो गया विभव प्रवणता की परिभाषा है, उसकी दिशा बता दी। ठीक है, अब इसका क्या लिख देते हम यहाँ पर मात्रक, है ना। तो ऐसा ही मात्रक हम इसका लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का जो सूत्र है इनको, ठीक है, विभव प्रवणता क्या सूत्र है इसका, dV/dx। ओके, तो इससे सूत्र बन जाएगा, dV क्या है यहाँ पर, विभवांतर है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, है ना, और बटे में दूरी, दूरी का मात्रक समय, है ना। मतलब विभव प्रवणता जो विभवांतर बटे दूरी के बराबर भी होगी। ठीक है, तो वो वोल्ट, ओके, dV बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका मात्रक वोल्ट, और dx क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, मीटर, तो वोल्ट बटे मीटर, ये हो गया उसका मात्रक मीटर। ओके, है ना। फिर दूसरा मात्रक भी जो हम लिख सकते हैं, हमने अभी देखा विभव प्रवणता किसके बराबर भी होती है, विद्युत क्षेत्र के बराबर, तो जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा वही विभव प्रवणता का भी, तो विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन बटे कूलम, है ना, ये उसका मात्रक है। मतलब यहाँ न्यूटन बटे कूलम, ठीक है, न्यूटन बटे कूलम इसके बराबर भी है। ठीक है, वोल्ट बटे मीटर, इनमें संबंध है ना, वोल्ट बटे मीटर। इसलिए हम देखना विद्युत क्षेत्र के मात्रक को, विद्युत क्षेत्र के मात्रक को हम न्यूटन बटे कूलम भी लिख सकते हैं और वोल्ट बटे मीटर भी लिख सकते हैं, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया उनके मात्रक। फिर सीजीएस मात्रक अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका वो स्ट्रेट वोल्ट आ जाएगा, स्ट्रेट वोल्ट इसका आ जाएगा सेंटीमीटर, है ना। ये वाले को लिखना चाहते हो तो डायल और स्ट्रेट कूलम, है ना, वो आप लिख सकते हो। हम यहाँ उसका सीधे विमीय सूत्र लिख रहे हैं, तो जो विमीय सूत्र किसका होगा, विद्युत क्षेत्र का, वही विमीय सूत्र, है ना, विभव प्रवणता का भी होगा। तो निकाल भी लेते हैं हम उसको यहाँ से, देखो। ठीक है, ये मात्रक क्या है, जो ऐसा ही मात्रक, ठीक है, न्यूटन बटे में न्यूटन बटे कूलम, है ना। तो हमको इनके मात्रक डायरेक्ट याद है, न्यूटन मतलब बल, बल की बात हो रही है, तो बल का विमीय सूत्र होता है m/L/2, है ना, ये याद होना चाहिए हमको। कूलम, कूलम का विमीय सूत्र होता है 80, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा m/L/2 -3 और a/-1, ये रहेगा हमारे पास विमीय सूत्र। ओके, चलिए, तो ये हो गया जो है ना विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का उपयोग क्या है, महत्वपूर्ण, है ना, उसका महत्व क्या है। तो विभव प्रवणता ज्ञात होने से जो हम विद्युत क्षेत्र में किस दिशा में जाने पर विभव में कितना परिवर्तन आएगा उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो विभव प्रवणता हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट जो उसका मात्रक, ये है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो वोल्ट बटे मीटर, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर। और विभव प्रवणता को जो हम किससे दर्शाते हैं, के से, है ना, इसको हम के से दर्शाते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता हो जाएगी dV/K = dV/dx। ओके, चलिए ना, नोट